सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नून लीग की सियासत यानी कि दो बयानिए, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इससे तो उबाम पैदा होगा, शहबाज शरीफ साहब को क्लियर करना चाहिए, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है। और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह कहा है कि नवाज शरीफ का मकसद निज़ाम की इस्लाह और अवाम की फलाह है और उनकी आने का प्रोग्राम तय है और मुल्क के अंदर तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन पार्टी के अंदर दो बयानिए हैं, यानी कि एक तो सख्त मौक़िफ़, वोट को इज्जत दो, और जिस तरह मियां साहब ने कुछ महीनों के बाद कहा कि उन जनरलों को, जजेस को, जो बाजवा साहब हों, डीजी साहब उस टाइम के हो, फैज़ अमीन साहब हों, और काफ़ी चीफ जस्टिस साहब हों, एक दो, उनके हवाले से जो मौक़िफ़ दिया था, उसके बाद से शहबाज शरीफ ने उनको काफ़ी कुछ जो है ना मुफाहमत की पॉलिसी पे ले आए हैं या चुप करवाया है। ये तो आने वाले वक्त में पता है कि मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाई, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, मुस्लिम नून के रहनुमाई। राजा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। अब दो बयानिए हैं नून लीग के अंदर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं। वाकई दो बयानिए हैं मीर साहब? बयानिए दो नहीं है। हम हमेशा ये समझते हैं, या हमारे जो नाकदीन हैं वो ये हम पे तनकीद करते हैं कि जी आप के पास बेड कॉप और गुड कॉप वाला कॉन्सेप्ट है, या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो आपके पार्टी का जो लोग हैं वो सॉफ्ट मौक़िफ़ रखते हैं और दूसरे हार्ड मौक़िफ़ रखते हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हमारी एक जमहूरी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर सबको बोलने की आज़ादी है और सब लोग अपनी अपनी ज़ाती राय का इजहार करते रहते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी हम वही टो करते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, या जो जमहूरी अंदाज में हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो बयानिया तय हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ वोट से, हम उसको पार्टी उसको फिर आगे लेके उस बयानिए को चलती है। इस वक्त पार्टी की मेजॉरिटी ये समझती है कि हम पाकिस्तान में इस्लाहात की सियासत करें, हम पाकिस्तान में जो माजी की गलतियां हैं उसको ना दोहराएं और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान में महंगाई कम होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम की दुरुस्तगी भी बहुत ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है अभी कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं मुल्क को इस जगह पहुँचाने के, उनको भी सज़ाएँ मिलनी चाहिए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की इस बात के पीछे एक बेसिकली कोई हार्ड लाइनिंग नहीं है। वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि क्या हम उन लोगों को छोड़ दें, क्या हम उन लोगों से कोई सवाल ना करें, क्या वो लोग मुकद्दस गाय हैं कि जब उनका मन करे, जब उनकी दिल करे, जब उनका मूड हो, वो पाकिस्तान में तजर्बे करें, इस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करें, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दें। अब उन अफराद का तो कोई नुकसान शायद नहीं हो रहा, लेकिन मुल्क के 25 करोड़ अवाम आज बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर यह बात कह रहे हैं कि निज़ाम की दुरुस्तगी तभी होगी जब इस तरह के किरदारों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में फिर कोई तले आजमा, फिर कोई एडवेंचरिस्ट इस तरह के एडवेंचर ना करे। पाकिस्तान एक मुल्क है, ये कोई खिलौना तो नहीं है कि उसके साथ हर आने वाले को ये इजाज़त दी जाए कि वो आए और अपनी मर्जी का खेल खेले। ये मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ मियां शहबाज शरीफ साहब का भी है, यही मौक़िफ़ मरियम नवाज साहिबा का भी है, यही मौक़िफ़ हमारे पार्टी के हर एक शख्स का मौक़िफ़ है। अब मैं समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि आप पाकिस्तान को आगे ले जाएं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के इकदाम करें जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। देखें, पार्टी के अंदर नई पार्टी, नया धड़ा, ये किसी और ने आपके ऊपर नहीं कही बात, या किसी अपोजिशन ने बात नहीं की, किसी मुखालिफ ने नहीं की। ये तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं एक चीज़। दूसरी चीज़, पार्टी के अंदर आप कह रहे हैं कि जमहूरियत ठीक है, तनकीद होनी चाहिए। ये कहाँ से हुआ कि एक बंदा पार्टी के अंदर ऐलान भी नहीं करे, उसको कमेटी का आप कन्वेनर भी दें, जैसे बशीर मेमन साहब को, ये पैराशूटर हैं, आए और कमेटी का आपने उसको कन्वेनर भी बना दिया, ऐलान भी उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये क्या, ये जमहूरियत है, ये सिस्टम है? मीर साहब देखें, जहाँ तक बात है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, तो ये उनकी ज़ाती राय है। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका एहतराम करते हैं उस राय का, लेकिन पार्टी की वो लाइन नहीं है। और उनको ये मशवरा पार्टी के हमारी सीनियर क़यादत ने दिया है कि आप पार्टी की लाइन के साथ रहें, पार्टी डिसिप्लिन में रहें,
तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं तो शाहिद खान साहब को शायद नहीं दे सकता, मशवरा भी नहीं दे सकता, लेकिन उनको पार्टी क़यादत ने मशवरा दिया है। जहाँ तक बात है बशीर मेमन साहब की, देखें बशीर मेमन साहब, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2-2.5 साल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो पार्टी क़यादत से राब्ते में रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो भी मरकज़ से पार्टी क़यादत आती रही या सिंध की सूबाई क़यादत थी, उसके साथ वो हमेशा राब्तों में रहे हैं। और उसी राब्तों की वजह से अब जब मियाँ नवाज शरीफ के आमद मुतवक्के थी, तो उनकी भी ये हमें बताया गया था पार्टी ज़राए से कि सिंध से बशीर मेमन साहब पार्टी में ऐलान करेंगे, शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आ जाएंगे तो बहुत बड़ा जलसा भी होगा सिंध के अंदर। लेकिन चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक डेट अनाउंस हो गई और 21 तारीख को तैयारियों के सिलसिले में एक कमेटी फॉर्म हुई है, उस कमेटी के कन्वीनियर उन्हें बना दिया गया है, क्योंकि एक बात तय थी कि वो पार्टी में आएंगे। ऐलान किया नहीं, अभी ज्वाइन किया, तो फिर कैसी कमेटी सर? कन्वीनर ऐलान तो हो गया ना, जब वो कन्वीनियर बन गए। आज उन्होंने मीटिंग, शमूलियत किस तरह होती है राजा साहब? अब वो तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये इस बात को, इसमें को दो राय नहीं है ना मीर साहब, कि बशीर मेमन साहब को ऐलान करना था, बाज़ाब्ता ऐलान जिसे कहते हैं, बाज़ाब्ता ऐलान अभी बिल्कुल होगा, और वो होगा। सिंध के वर्कर चाहते हैं कि बशीर मेमन साहब का जलसा देखें, और वो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि हमारे साथ अभी हमें पास टाइम बहुत कम था, मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनकी तैयारियों के सिलसिले में एक कमेटी बनी है, तो उस कमेटी का अगर उनको कन्वीनियर बना दिया गया है तो मैं समझता हूं उसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक है, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर हैं मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेहरबानी। निसार साहब, आपका ये मौक़िफ़ भी है और आप ये डिमांड भी कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, क्यों नहीं दी जा रही इलेक्शन की तारीख? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है कि क्यों नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन ने यह जरूर कहा है कि जी नवंबर के 30 तारीख तक हम हल्का बंदियां पूरी कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा जनवरी के आखिरी हफ्ते में। सही। अब हमारे ज़हन में शकूक इस तरह से पैदा होते हैं कि जब आपको पता है कि 30 तारीख को फाइनल हो जाएगा, उसके बाद 54 दिन चाहिए, आपको 50 दिन चाहिए या 45 दिन चाहिए, आप हिसाब किताब करके कोई तारीख अनाउंस कर सकते हैं। सही। इलेक्शन का शेड्यूल तो डिटेल्ड होता है, जिसमें नॉमिनेशन पेपर भरने का टाइम होता है, उस पर स्क्रूटनी का टाइम होता है, उस पर एतराजात का टाइम होता है, और फाइनल लिस्ट लगती है। वो तो अपनी जगह पे एक शेड्यूल है जिससे वो अमल किया जाएगा जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। लेकिन अंदाजे के मुताबिक हमारे दिल के जो विश्व से हैं उनको जरा कम किया जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे पंजाब में इलेक्शन नहीं हुई, 8-10 महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए पंजाब में वो इलेक्शन नहीं हुई, केपी में नहीं हुई, चलो नहीं हुई, कोर्ट भी चुप हो गई, इलेक्शन कमीशन भी चुप हो गई। अब सारे मुल्क में असेंबलियां नहीं है, यानी अभी सरकारी सिविलियन इलेक्टेड हुकूमतें नहीं है, और जब इलेक्टेड हुकूमतें नहीं होती तो फिर निगरान का वो क्रेडिबिलिटी नहीं होता जो सिविलियन हुकूमत का और इलेक्टेड हुकूमत का होता है। पाकिस्तान को अपने जमहूरियत की राह पे वापस लाने के लिए इलेक्टेड हुकूमत चाहिए, हमें सारे पाकिस्तान को चाहिए, सारी अवाम को चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बस ऐलान मैं क्या कह सकता हूँ। सर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक बात की है कि जब निगरां आ जाते हैं तो असल निगरां कोई और होते हैं। देखो मैं इस चीज को नहीं मानता। सामने मेरे जो फेस है वो निगरां वजीर आजम का है। सही। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन नहीं है, ये मेरे कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन निगरां तो निगरां होता है, आर्जी टाइम के लिए होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। इसलिए यहाँ बेहतर होना चाहिए कि हाँ उनको इलेक्शन करवा के पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होकर और नई इलेक्टेड हुकूमत को मिल जाए। जिसको वोट मिले उसका हक है, उसको दे दो, चाहे वो कोalition हुकूमत बनाए या सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हो। अक्सर तो पाकिस्तान को यही तजुर्बा रहा है कि कोalition हुकूमत ही चल रही है, चाहे वो इमरान खान की थी या पीडीएम की थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी या नवाज शरीफ साहब की थी, ये सारी कोalition हुकूमतें चल रही हैं। तो फिर वो अपना तरीका है कि जो हुकूमत का तरीका हो, जिसको जितने तादाद में वोट मिले, सीटें जीतें, उससे फिर ये बात की बात है। लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है क्योंकि सेनेट खत्म हुआ जा रहा है।
सेनेट का टर्म पूरा हो जाएगा मार्च की 11 तारीख को। सही। उससे पहले जनवरी में अगर इलेक्शन कराओगे तो उसके बाद मुनासिब तरीका होगा कि ये ओथ लेंगे, ओथ लेने के लिए फिर वो नॉमिनेशन पेपर भरे जाएंगे सेनेटर्स के लिए, उनको टाइम चाहिए, ये सब चाहिए, और वो 11 तारीख को जब वो रिटायर होंगे तो उसकी जगह फिर नए मेंबर आके अटेंड करेंगे। अब ये सारा तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमल कराया जाएगा और इलेक्शन पाकिस्तान को नसीब होगी। निसार साहब, पीपल्स पार्टी है, गरीबों की जमात है, किसानों की जमात है, मिडिल क्लास की जमात है, माशी सूरत हाल आपके सामने है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जो पीडीएम की हुकूमत रही 15-16 महीने, उसका फर्क नून लीग का पंजाब के अंदर वोट पे पड़ेगा, क्या पीपल्स पार्टी पे भी पड़ेगा? सर, महंगाई तो इमरान खान के टाइम में भी थी, महंगाई पीडीएम के टाइम में भी थी, महंगाई अभी निगरान हुकूमत में भी है। वो पाकिस्तान की माशी हालत पर डिपेंड करता है कि क्या कर सकते हैं हम। स्मगलिंग, होर्डिंग, ये सारी कुछ चीजें जो हो रही हैं उसको फर्म अप करने की कोशिश होनी चाहिए। एफबीआर को अपनी कलेक्शंस बेहतर करनी चाहिए। पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मईशत के लिए प्लानिंग की जाए और सीरियस प्लानिंग की जाए। टैक्स नेट बढ़ाया जाए। टैक्स नेट बढ़ने से मैं समझता हूँ मसला थोड़ा बहुत और हल हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि जी एफबीआर ने कहा कि हमने रिकवरी कर ली है, जितना टारगेट था हमने पूरा किया है। अल्लाह करे ये सही बात हो और इस तरह से फिर आगे भी काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। मैं महंगाई और बदहाली का इल्जाम सब पर लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इमरान खान के जमाने में 2017 में डॉलर की बात करें तो 107 रुपया था, जब इमरान खान को निकाला तो 195 रुपए था। सही। और उसका असर तो सब चीजों पे होता है। डॉलर का असर होता है इंपोर्ट पर, डॉलर का असर होता है एक्सपोर्ट पर, पेट्रोल, ये वो सब कुछ जो कुछ है। अवाम तो इसी तकलीफों की वजह से बेजार थे, भाई इसने नया पाकिस्तान में हमारा पिछड़ा पाकिस्तान का भी बेड़ा डबो दिया। अब इससे चली ये बात, अब पीडीएम को सिर्फ ये कह सकती है कि जी हमने, हो सकता है हमने वो महंगाई खत्म ना कर सके हो, लेकिन पाकिस्तान को जो डिफॉल्ट का खतरा था उससे हमने थोड़ा बहुत टाल दिया है। अब डिफॉल्ट फिर भी कर्जा है, डिफॉल्ट भी कर्जा है। आईएमएफ कोई मुफ्त में पैसे नहीं देती, वो पाकिस्तान को वापस करने होते हैं। वो जो इस लिहाज से थोड़ी बहुत कोशिश हुई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो इस पर और ज्यादा गौर करेगी और ज्यादा एफर्ट करेगी। सही। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। निसार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि एक पावर ट्रांजिशन हो और सिस्टम चला जाए, और जिस तरह जमहूरियत आए, सिस्टम आए, गवर्नमेंट आए, सब कुछ हो, एक बेहतर कदम है आइन के तहत। और दूसरी कह रहे हैं कि फ़र्क तो पड़ेगा, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि नून लीग के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा वोट के ऊपर, जो 16 महीने की कारकर्दगी रही। देखें, पाकिस्तान के लोग आज सोशल मीडिया के हवाले से भी देख लें और जो हमारे ज़राए इब्लाग के तमाम ज़रिए हैं, लोग समझदार हैं अभी, और वो लोग समझते हैं कि असल में ये बारूदी सुरंगें किसने बिछाई हैं। ख़ुद शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने आने वाली हुकूमत के, जब उन्हें पता था कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो आने वाली हुकूमत की राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी। वो जो उसका मतलब यही था कि उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए कि आने वाले दिनों में आने वाली हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात आएंगी। लेकिन वो ये भूल गए कि आप हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर रहे, आप बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और वो आज पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। सर, ब्रेक का टाइम हो गया। निसार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद डिस्कशन पे आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, वोट पे फर्क पड़ेगा। ये जो पीडीएम की हुकूमत रही है, आपको पता है उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे, और निसार साहब ने भी कहा सब पॉलिटिकल पार्टियों पे फर्क तो पड़ेगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट से बचाया है काफ़ी चीज़ें। क्या कहें सर? देखें, अगर डिफॉल्ट से बचा है तो फ़र्क तो पॉजिटिवली पड़ना चाहिए। पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी चेयरमैन पीटीआई की, वो इस हद तक ख़राब पॉलिसीज़ थी और उन्होंने इस तरह से यहाँ पे आने वाली हुकूमत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी थी, और जैसे वो ख़ुद अपनी ज़बान में, उनके मिनिस्टर्स भी उस दौर के आज इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई थी।
जब वो ये सारा काम कर गए थे तो मैं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों से के बावजूद मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना तो बड़ा कारनामा था। बावजूद इसके कि आप कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, सब लोगों को साथ लेके चलना। लिहाजा हम इस वक्त जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो हम PDM की कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम हुकूमत में आने के लिए जो इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं खालसतन मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की बुनियाद पर। मुस्लिम लीग नून को जब भी जहाँ भी हुकूमत मिली, खा वो पंजाब में हुकूमत कर रहे हों, खा वो आपको मरकज़ में हुकूमत हो, या इवन आपको याद होगा 97 में जो सिंध में हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून अपने उन हुकूमती अदवार में जहाँ मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम वो मंशूर लेके पाकिस्तान के लोगों के पास जाएंगे। आज सिंध के लोगों को ये बात इल्म में है कि जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत सिंध में बनी तो सिंध के अंदर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, तो सिंध के अंदर अमन व अमान कायम हुआ। तो फिर सिंध में जो है वो लोग जो ख़ास तौर पे अपर सिंध के अंदर जब मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के दौर आने के बाद जब अमन अमान हुआ तो वहाँ पे कारोबार ने फ्लोरिश किया, वहाँ की मईशत में, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया। इसी तरह हमारी लास्ट गवर्नमेंट जो थी, आपको याद होगा कि कराची में हम अपना मोबाइल फ़ोन भी लेके नहीं घूम सकते थे, इतनी स्नैचिंग थी, टारगेट किलिंग उरूज पर होती थी। लोग क्रिकेट के स्कोर की तरह डेली स्कोर पूछते थे कि आज भाई कितने लोग मरे हैं शहर में। कभी 50 का स्कोर होता था, कभी 60 का स्कोर होता था। उन हालात में मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ कराची में जिस तरह अमन व अमान कायम किया, ये आज कराची के लोगों को पता। सही। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुबिन जुमानी साहब, निगरान सूबाई वजीर हैं बल्दियात के। मुबिन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू वेरी मच। मुबिन साहब, आपको खुद पता है कि आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह इकदाम किए जखीरा अंदोजी के खिलाफ, जिस तरह डॉलर पे कंट्रोल हुआ है, डॉलर कम होता जा रहा है, एक बेहतर कदम है, मुल्क के अंदर बेहतरी की हम तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे मुबिन साहब? बिल्कुल, मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूं कि ये अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ये इकदाम नहीं होते और इस तरह ये जो माफिया है जो कि जखीरा करते हैं या डॉलर स्मगलिंग करते हैं या जो स्पेशली अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उन्होंने सख्ती की है, नहीं होता तो ये डॉलर शायद प्रिडिक्शन ये थी कि 350 से लेकर 400 तक जाता। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इक़दाम से आपने देखा होगा कि चीनी 185 90 पे हो गई थी, अब 140 पे है। गंदम जो है उसके रेट गिर रहे हैं। इसी तरह डॉलर जो है वो 350 से लेके इस वक्त 180 185 के करीब है, 45 रुपया पर डॉलर गिरा है। तो इससे ये हमारे चीफ ही के इकदाम हैं और जो भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत कर रही है उनके मिले जुले इकदाम हैं। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। मुबिन साहब, आपको खुद पता है कि निगरान हुकूमत के पास तो इतने पावर्स नहीं होते और वो इतनी पॉलिसी मेकिंग भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते। वो आते हैं इस सिस्टम को चलाने तक, जब तक वो जो है ना दूसरी गवर्नमेंट आए तो एक गवर्नमेंट चलती रहे। आपको लग रहा है कि मैशियत जो मिली है, महंगाई जो मिली है, आम आदमी बड़ा पिस के रह गया है, क्या कहेंगे? भाई इसमें देखें, ये ऐसा है कि निगरान हुकूमत आप सच कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर से इलेक्टेड गवर्नमेंट को होते हैं वो नहीं होते, लेकिन सवाल ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं या जो भी निगरान हुकूमत को लाते हैं उसका मकसद यही होता है कि जब एक चीज़ हद से बढ़ जाती है, आवाम के पानी सर से निकल जाता है, वो महंगाई हो, वो क्राइम हो, वो और बहुत सारी चीज़ें हों, तो उस वक्त ये निगरान हुकूमत आती है और हमारे एफर्ट्स और उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन यही होते हैं कि हम जितना भी हो सके इन चीज़ों का खात्मा करें, क्राइम का खात्मा करें, जो जखीरा अंदोजी है उनका खात्मा करें, करप्शन जो है उसका खात्मा करें, जो हर डिपार्टमेंट जो है भरी हुई है, अरबों रुपयों का जो है वो मंथलियाँ जाती हैं, उसको ब्रेक करने के लिए वो लाए जाते हैं और हमें एक रोड मैप दिया जाता है। और जिस रोड मैप के तहत हमारी कोशिश होती है कि अगर हम जितना भी अच्छा काम करेंगे तो हमें लोग शायद किसी अच्छी अल्फाजों से याद करेंगे, दुआओं में देंगे, हमें भी देंगे और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है
उनको भी कहेंगे कि उन्होंने एक अच्छा कदम किया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस निगरां हुकूमत का अच्छा रिजल्ट देखेंगे और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम एक ऐसा रोड मैप छोड़ेंगे। सही। और उम्मीद ये है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी और नेक नीयती से काम करेगी, तो अब तक जो लोग आए हैं, मैं सिर्फ की बात कर रहा हूँ, इसी तरह फैसल की कि अच्छे लोग आए हैं, उनका अच्छा किरदार है, उनके पीछे कभी कोई उंगली उठा नहीं सकता, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, तो आप उम्मीद रखें कि बेहतरी आएगी। मुबीन साहब, आपको खुद पता है कि जब भी हुकूमत बनी है, ये कंटिन्यू गवर्नमेंट बनी है, जो हारता है वो कहता है कि धांधली हुई, जो जीतता है वो कहता है कि नहीं मैं तो जीत के आया हूं। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सब सियासी जमातों को यकसा मौका दिया जाए कि जो जीत के आए उस हुकूमत पे सबका एतमाद हो। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एतमाद होना चाहिए, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी को होना चाहिए। लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि अगर आपने घुमा फिरा के और वो शतरंज की गेम के तरह एक मोरे को यहाँ से उठा के दूसरे को वैसे ही कर देंगे, मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसा कोई जरूर क्राइटेरिया रखा जाए कि जिसमें किरदार को, उसके अमाल को, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए अच्छे लोगों को अगर हमारी सियासी पार्टियां ले आए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों को, मेरा किसी के लिए पर्सनली नहीं है, लेकिन वही लोग अगर आएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि केयरटेकर गवर्नमेंट लाने का कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर उन्हीं को ही चलने दें। तो आई होप कि इस बार हमारी जो नई गवर्नमेंटें आएंगी और इलेक्शंस होंगी, उसमें हमारे सियासतदान या जो पार्टियां हैं वो कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों को वो ले आए। टेलीफोन लाइन पे रहे मुबीन साहब। बैरिस्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलनी चाहिए, वाकई ये सबको यकसा हो कि जिस तरह इलेक्शन हर कोई फाइट करे और जो रिजल्ट आए उसको तस्लीम करे, जो गवर्नमेंट आए उसके ऊपर कॉन्फिडेंस तो हो ना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीर साहब देखें, पाकिस्तान में हमने तो हमेशा ये डिमांड रखी है कि पाकिस्तान में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। हर वो जमात जो लोगों में मकबूल जमात है, जिनका लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है, वो जमात कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इंतखाबात में किसी किस्म की भी धांधली हो। तो बदकिस्मती ये रही है मुल्क की ज़रूर कि हमारे यहाँ कभी आरओ के इलेक्शंस होते हैं, कभी शाम को 6 बजे के बाद जो है वो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, कभी हमारे यहाँ पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है और मर्ज़ी का रिज़ल्ट बनाया जाता है। ये हमारे माजी के हमारे तजर्बे रहे हैं बदकिस्मती से, जिसकी वजह से आपने देखा कि मुल्क कहाँ पहुँच गया। अगर आप इस तरह करेंगे, अगर आप लोगों की जो पर्ची है उसका एहतराम नहीं करेंगे, वोट की पर्ची का एहतराम नहीं होगा, बैलेट बॉक्स का एहतराम नहीं होगा, तो फिर मुल्क आपका इस दहाने पे खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। फिर आपको मजबूरन पाकिस्तान की मुहब्बी वतन कुव्वतों को आवाज़ देनी पड़ती है, आएँ और आके संभालें। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं, ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करें। ठीक है सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप एक दूसरी यानी बड़ी सियासी जमातें हैं, जिस तरह नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के ऊपर जो मैं कहूँगा बात की है, तनकीद की है कि उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए हमें, हम ये मुतालबा नून लीग से करते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये तो चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर, आप उनके ऊपर। नहीं, असल में मीर साहब देखें, ये तो एक मिथ ही बड़ी गलत है कि आप ये समझ रहे हैं कि जी PMLN जो है उसने खुदा न खास्ता कोई अपने लिए कोई सेटिंग की हुई है, या कोई इलेक्शन जो है वो इंजीनियर्ड बनाए हुए हैं सारे रिजल्ट्स को, ये या हम समझें कि पीपल्स पार्टी यहाँ सिंध में ऐसे कर रही है। ऐसा नहीं है, असल में नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है। देखें, मैं समझता हूँ कि सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नफ़रत ज़रूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नेंस के इश्यूज़ रहे हैं सिंध के अंदर। तो सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा है अमल कि अगर हम अच्छे कैंडिडेट्स वहाँ खड़े करेंगे, हम अच्छे से इलेक्शंस लड़ेंगे, तो उम्मीद है कि हम सिंध के शहरी इलाकों से वोट ले सकें। लेकिन सिंध के दही इलाकों में हमें मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर में समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुझे जीतती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह
पीपल्स पार्टी को ये नजर आ रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नजर आ रही है, केपीके में मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नजर आ रही है। हम उस जीत को जो आवाम के अंदर नजर आ रही है, हम उसको अगर ये कह दें कि जिनकी ये सेटिंग है या ये अपने लिए कोई इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, ये गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें, मैं पीपल्स पार्टी के साथियों को, दोस्तों को, क़यादत को हमेशा ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोबारा सियासत को उस तरफ ना ले जाएं। मरियम नवाज साहिबा यहाँ कराची आई, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि कल को बिलावल और मैं इलेक्शन में जब जाएंगे तो हम अपनी अपनी जमात का मंशूर लेके जाएंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ सियासत ज़रूर करेंगे, लाजमी बात है, हमें एक दूसरे की अपोजिशन बनना है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी है, लेकिन हम कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे। हम कभी इस तरह की सियासत में नहीं जाएंगे जिस तरह से ये इमरान खान ने मुतारिफ कराई है। हम गाली गलोच की सियासत नहीं करेंगे, लिहाजा हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करेंगे। हम तनकीद बरा इस्लाह करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम गिनवाएंगे यहाँ पे आप लोग गलत हैं, वो भी हमें गिना सकते हैं कि ये वीक पॉइंट्स हैं आपके गवर्नेंस के हवाले से। तो अपोजिशन का किरदार इसी तरह होता है, इसी तरह मुल्क आगे जाएगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने वो रवैया तब्दील नहीं किया, दोबारा से वही रवश इख्तियार की, तो फिर बात शहीदों की मज़ारों तक चली जाएगी। सर ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मोमिन जुमानी साहब, आपको पता है कि जितनी जमहूरी गवर्नमेंट्स आई हैं, बड़े में बड़ा मसला उनका एक तो गवर्नेंस का है, दूसरा करप्शन का है, और जिससे मईशत हमारी तबाह हुई है। बार बार हम IMF के पास गए हैं, कर्जों पे गवर्नमेंट चलती है, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। क्या कहेंगे भाई? मैं आपको एक अर्ज करूं कि मेरा एज ए पार्टी किसी का न जिक्र कर रहा हूं न कोई ताल्लुक है, सही। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि सिंध में रहते हुए, यहाँ एज ए बिजनेसमैन, यहाँ एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए लैंडलॉर्ड, मैं इतना जानता हूं कि जो हमारी पार्टियां हैं उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। सही। लेकिन मुश्किल ये है कि जब टिकट देने का टाइम आता है तो उस वक्त वो सियासी पार्टियां जो हैं वो बजाय ये कि इंसान की मेरिट को देखें, बजाय ये कि उसके किरदार को देखें, वो इलेक्टेबल की तरफ चले जाते हैं। सही। अब उस इलेक्टेबल वही होते हैं जिनका असर रसूख हो, या उनके पास दौलत हो, या उनके पास बहुत सारे वसाइल हो। अब हमेशा एस्टेब्लिश तो कोशिश करती है कि जी हम अच्छे काम करें, अच्छी मतलब किरदार के लोग ले आए, और अच्छे आते भी हैं। लेकिन उसके बाद आपके सामने है कि जिस तरह पैसा लूटा जाता है, जिस तरह आप देखते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे, जिस तरह कई और नामों पे जो होता है, अगर उस न हो तो ये जो हम कर्जे के दलदल में फंसे जाते हैं। आजकल जो हम कहाँ खड़े हैं, आप हमारे साथ जो मुल्क आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, जिसको हम इस पाकिस्तान में कहा था ये टके के नहीं है, आज आप देखें उनकी इकोनॉमी को देखें, उनकी पोजीशंस को देखें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, उनके रिजर्व्स देखें, आज हम उनके सामने टके के नहीं है। बदकिस्मती यही है कि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ले करना चाहिए जो अच्छी पॉलिसियां दें, अच्छे लोगों को ले आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये जो भी पार्टियां हैं उसमें कोई किसी तरह का ये न हो कि इसको इलेक्शन लड़नी चाहिए, नहीं, हर पार्टी को हक है वो लड़े, लेकिन उनसे सिर्फ मेरी यही गुजारिश होगी कि ऐसे लोग लाएं जो इकोनॉमिक्स को जानते हो, जो पॉलिटिकल चीजों को सही तरीके से देखना चाहते हो, सिर्फ वो अपने पावर की खातिर इलेक्ट न हो। ये मेरी अर्ज है, सबसे अपील है कि इस पाकिस्तान को बचाना है, हम सब ने मिलकर काम करना है, और हम चाहेंगे कि खुदा करे, खुदा से दुआ करें कि पाकिस्तान अच्छे लोगों के हाथों में आए, जो भी अपने किरदार से, अपने काम से, अपने मंशूर से जीत के आए, उसको हक होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी मोमिन साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा वेलकम है राजेश मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA रह चुकी है नुसरत सैर अब्बासी साहब मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो हालात हैं आपके सामने, सिंध के जो हालात हैं, जो गवर्नेंस के इशू हैं, आपको पता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू सो मच इम्तियाज। सिंध के जो हालात हैं, पूरे पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी का एक सिलसिला फिर शुरू हो गया है, और ख़ास तौर पर मेरे सिंध, मेरी धरती में
जिस तरीके के वाकयात हो रहे हैं, सकरन का वाकया है, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, कराची के हालात हैं, नवाबशाह में क्या हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसा एकदम से इंसिडेंट होता है और ऐसा होता है कि दिल दहल जाता है कि कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि क्या इस धरती के लिए जिस पार्टी को एक लंबा टाइम मिला, एक टेन्योर, 2 टेन्योर, 3 टेन्योर मिले, और उसमें किसने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई कि चलें जब हम ना हो तो कहीं आगे जाकर ये बेहतर चीजें होना शुरू हो जाएंगी, और हमें एक टर्म में मौका नहीं मिला, चलें दूसरे में कर दें, कुछ तीसरे में कर दें, कुछ ऐसा सिलसिला कर दें जिससे दहशतगर्दी रुक जाए, स्नैचिंग रुक जाए, क्राइम रुक जाए, बच्चियां महफूज हों, लोगों को सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार के अपने घरों में जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि उससे ज्यादा बद से बदतर, मतलब आए दिन कोई ना कोई। और सबसे बड़ा टास्क तो इनको ये होना चाहिए था कि जिस वजह से हम ज्यादातर चीखते रहे कि ये जो कच्चे के इलाके हैं ये एक अलग नो गो एरिया बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धब्बा है। अब तो इंटरनेशनली इस चीज पर डिस्कस होना शुरू हो गया है कि ये नो गो एरियाज आखिर पाकिस्तान में, सिंध में ऐसे कैसे डाकू जाकर ऐसे इलाकों में, और उनके पास क्या है आप सोचें, वो हथियार जिस पर पुलिस हाथ छोड़ के बैठ गई है कि हमारे पास वो कुछ नहीं है जो इनके पास है। यानी इनके पास वो जदीद किस्म के इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी आलात होते हैं, वो सब रॉकेट लॉन्चर्स तरह के और फिर वो आबादी के करीब जो इस तरह के वाकयात अभी सकरन में या इधर उधर हुए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है आगे के लिए। फिर आप आगे के लिए फिर सोच रहे हैं कि भाई क्या फिर दोबारा उसी हुकूमत को, पार्टी को हुकूमत दे देंगे जो फिर आएगी। तो अगर फायदा हो तो बार बार वही पार्टी आए, हाँ आवाम को रिलीफ मिल रहा हो और उनको फायदा मिल रहा हो, सुकून की जिंदगी है, महंगाई कम है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लोगों की तालीम अच्छी है, बच्चों को तालीम मिल रही है, हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में, हर चीज में अगर आपको बेहतरी नजर आ रही तो आप कहें हाँ चलें 2-3 डिस्ट्रिक्ट उठा लें, खैरपुर उठा लें, नवाबशाह उठा लें, लाड़काना उठा लें, ये 2-3 अगर हम 4 डिस्ट्रिक्ट जिनसे मेन क्यादत कनेक्टेड है, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वहां पे अगर आपको बेहतरी नजर आए, हेल्थ में, एजुकेशन में, सड़कें मिल गई, उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो आप कहें चलें ठीक है ओके, इसको इसी पार्टी को थोड़ा और टाइम दे। भाई हद हो गई, खरबों 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 पता नहीं कितने खरबों यूटिलाइज हो गए सामने नजर आ रहे, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो 0 मिले। तो फिर एक लम्हे को बंदा सोचता है कि क्या मिला, क्या हासिल हुआ। लोग भी सोचे ना वोट देते वक्त 1000 बार सोचें भाई कि अब तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ सही फैसला कर लो, कुछ ऐसा किसी को आजमा लो कि कम से कम आने वाले वक्त में उनको तो कोई सुकून की जिंदगी मिले। नुसरत साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये निगरान सेटअप, इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर एतमाद है आपको, क्योंकि आपने एतमाद का इजहार किया था निगरान सेटअप आते ही? देखिए जी, एतमाद का इजहार तो किया था, लाजमी जो चीज बाकर साहब हैं उनकी जो पिछला हमने लाइव देखी है तो वो बेहतरीन एक तरीके से गुजरे हैं, और जो इनके साथ बाकी गुजरा हैं उन पर भी हम समझ सकते हैं कि वो अपना, लेकिन ये बीच में जो 1-2 ट्रांसफर हो जाते हैं और वो चेंजिंग हो जाती हैं ढागा की और ये सब, तो इस पे फिर लोग एकदम से उछल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो समझ रहे थे कि एक सिलसिला सही होने जा रहा है, क्यों ना हो, मुझे बताएं एहतसाब क्यों ना हो, हमारे सारी दुनिया में होता है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता। हमारे मुल्क में अभी किसी को के लिए थोड़ा सा उठाकर फाइल को छेड़ते हैं और पता नहीं क्या कहाँ से प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं, और जनाब पता चलता है, सुनने में आप भी सुनते हैं मैं भी सुनती हूँ, भाई फाइल क्लोज हो गई। क्यों? तभी तो यूथ हमारी चीख रही है, चिल्ला रही है, वो मुल्क छोड़ के भाग रही है कि भाई जहां पर हम किसी का एहतसाब नहीं कर सकते, एक खास तबका इतनी अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहा है कि उनके आप घर जाकर देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली का जो है वो एकदम से इतनी हाई प्राइस कर दी गई, उनको लॉ एंड ऑर्डर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने गार्ड हैं, सिक्योरिटी है, उनके अपने जो बिजली के हैं बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, वो इस चीज से बिल्कुल अलग है, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, और उन्हीं लोगों को आप बढ़ावा देते जाएं, बढ़ाते, और एक खास तबका बेचारा गुर्बत की उसमें आए दिन खुदकुशियां तो कितनी हो रही है, कोई ऊपर से फ्लैट से छलांग मार रहा है, कोई फंदे लगा के अपने को मार रहा है, कोई रेल के पटरी के नीचे जा रहा है। भाई ऐसा भी कभी होता है क्या मुल्कों में कि आप किसी एक तबके को इतना बढ़ाते जाएं, उसकी थोड़ी सी नैब ने छेड़छाड़ कर दी उसकी फाइल को। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड था, आपके साथ कनेक्ट देर को हुए हैं। बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, बाकी हालात बेहतर नहीं है
लॉ एंड ऑर्डर से लेकर मैशियत तक जमहूरियत में ही हल है, पार्लियामेंट में ही हल है। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, एक सियासत के अंदर एक नई शुरुआत तो ज़रूर होगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।